हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। क्लियर सबको? आवेश का संरक्षण मैं एक उदाहरण लेके इसको और समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमने क्या देखा बच्चों, ये एक वस्तु है, ठीक है, और इस पे आवेश अभी कितना है, 0 है। और ये कोई दूसरी वस्तु है, इस पे आवेश कितना है सर, इस पे भी आवेश है 0। चलो ठीक है सर, आपने दोनों पे आवेश ले लिया, Q1 और Q2 कितने हैं, 0 है। अब मैंने इन दोनों को परस्पर रगड़ दिया। मैंने कह दिया कि परस्पर रगड़ने पर, परस्पर रगड़ने पर, जैसे मैंने इनको परस्पर रगड़ा तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारे पास में ये वाली जो वस्तु थी ना, उस पे आ गया Q1 बराबर प्लस ई आवेश। Q1 बराबर प्लस ई आवेश। सर Q1 बराबर प्लस ई आवेश कैसे लिख दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पे चला गया, ध्यान रखना, यहाँ से प्लस ई आवेश। इसका मतलब सर यहाँ प्लस ई आवेश तो तब आएगा जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस दूसरी वस्तु पे, और यहाँ पर आवेश आ गया माइनस का ई। देखो जब आपने रगड़ा नहीं था तो पूर्व में टोटल आवेश कितना था, बताओ देखिए बच्चों। पूर्व में हमारे पास में समेशन Q जो था वो 0 था, जोड़ के देख लो Q1 प्लस Q2 कितना आ रहा है सर, 0 आ रहा है। जैसे आपने इन दोनों को रगड़ दिया तो अब बताओ देखिए Q डैश, समेशन Q डैश लगा देता हूँ। रगड़ने के बाद में इस निकाय, ये दो वस्तुओं का निकाय हो गया। अब इन पे टोटल आवेश कितना है, अभी भी 0 ही है सर। प्लस ई और माइनस ई कितना हो गया, प्लस ई और माइनस ई 0। इसका मतलब सर पहले रगड़ने से पहले भी आवेश 0 था, अभी भी आवेश 0 ही है। तो फिर आवेश को ना तो आपने बनाया और ना आपने नष्ट किया, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे लिखा स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यहाँ पहले आप लाइन लिख सकते हो, अर्थात आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है बच्चों, सर आवेश ना संरक्षित रहता है, बिल्कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, तो सर ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है वो है आवेश की निश्चरता। ये भी बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, निश्चरता का मतलब क्या होता है, इसको भी मैं संधि विशेष से करता हूँ, नी प्लस चर। ता तो आपका प्रत्यय है, उसको तो ध्यान में देना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि सर ये जो वर्ड बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो सर हो गया हमारे पास में नी प्लस चर। नी का मतलब हो गया नहीं, और चर का मतलब होता है बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, अपरिवर्तित। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, अपरिवर्ती। अपरिवर्ती का मतलब जो नहीं बदले, उसी को बोलेंगे निश्चर। तो अब सर बदलने का क्या सेंस है, आप किस सेंस में करे हो। अभी जो मैंने संरक्षण लिया था ना वो अलग चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ है नहीं बदल रहा, मैं आवेश के मान की बात कर रहा हूँ। मेरे पास में 2 कूलाम आवेश है, बात थोड़ी देर बाद में 2 कूलाम ही रहने वाला ही है। मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, मैं वेग के सेंस में बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। अगर आवेश आपका स्थिर अवस्था में है तो भी उसका मान वही है, अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो भी उसका मान वही रहेगा। इसे ही कहते हैं हम आवेश की निश्चरता। तो आवेश की निश्चरता से क्या तात्पर्य है कि जो आवेश का परिमाण है, आवेश का परिमाण
उसके वेग वह चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। एक वर्ड और लिख रहा हूँ यहाँ पे, चयनित निर्देश तंत्र। इसको भी मैं समझाऊंगा सर, ये भी क्या बात सही है क्या? वेग तो आपको याद रखना है। वह चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश का मान क्या रहता है? सदैव नियत रहता है। अर्थात आवेश का मान नियत रहता है। आवेश का मान नियत रहता है। इसे ही आवेशों की निश्चलता कहते हैं। इसे ही आवेश की निश्चलता कहते हैं। इसे ही आवेश की निश्चलता का मतलब मैंने संधि विशेष समझा दिया बच्चों, निश्चलता कहते हैं। अब इसको समझते हैं सर। वेग का मतलब हो गया, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो भी उसका मान वही रहेगा, अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो भी उसका परिमाण वही रहेगा। चयनित निर्देश तंत्र किसे कहते हैं बच्चों? देखो, निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष आप किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे लंबाई मापनी है, मैंने कहा कि ये 2 मीटर है। अब आप बोलोगे सर क्या 2 मीटर है? तो मैंने कहा कि दीवार मेरे से 2 मीटर है, तो मैंने मेरा जो अध्ययन है ना, मेरी जो दूरी है वो उस दीवार से लिए, तो दीवार मेरे लिए एक निर्देश तंत्र का काम करेगा। तो निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है या एक ऐसा तंत्र होता है जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति, उसके वेग, उसके त्वरण का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास में एक निकाय, एक तंत्र है, ये रहा तंत्र, ये निर्देश तंत्र है। इसमें मैंने एक आवेश को रखा है Q बराबर 2 कूलाम को। इस आवेश को मैं किसी गोले में रख लेता हूँ तो भी इसका मान 2 माइक्रो कूलाम ही रहेगा। बताओ निर्देश तंत्र आपने बदले नहीं बदले? सर बिल्कुल आपने निर्देश तंत्र बदले हैं। और जब मैंने निर्देश तंत्र बदले हैं तो आवेश का मान नहीं बदला। इसका मतलब सर आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। दूसरी चीज़, मान लो एक आपके पास में आवेश Q है और इसका जो वेग है ना वो कितना है? 0 है, स्थिर अवस्था में है। ये क्या है? स्थिर अवस्था में है। अब मैंने बोल दिया कि इस आवेश को है ना हम v वेग से गति करवाते हैं बच्चों। ध्यान रखना, ये आवेश Q है, अब ये v वेग से गति करा तो यहाँ लिख देता हूँ v का मान 0 नहीं है। v का मान 0 नहीं है मतलब वेग है, इसको हम बोलेंगे गतिशील अवस्था। ये हो गई गतिशील है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, एक जगह मैं Q लिख लेता हूँ, एक जगह मैं Q डैश लिख लेता हूँ। ऐसे मान लो कि सर पहले आवेश Q था और इस पर आपने Q डैश बोल दिया, तो ध्यान रखना Q और Q डैश बराबर ही है। यहाँ पे Q और Q डैश का मान क्या है? यहाँ पे बराबर है। वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉरी आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश का परिमाण पहले भी 4 था या -4 था या 10 था, जो भी था, अभी भी उतना ही रहेगा। इसका मतलब आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। चलो, आवेश होता किस पे है? सर आवेश हमेशा पदार्थ पे होता है। और पदार्थ का द्रव्यमान होता है? बिल्कुल सर, पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तो आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये मान लो पदार्थ है और इस पे आवेश है, ठीक है, इसको मैं गति करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि इस पे जो आवेश है ना वो तो नहीं बदलेगा, उसका परिमाण तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस पदार्थ का द्रव्यमान जरूर बदलेगा। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर समझना। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन इस चीज में यही है कि सर हमारे पास में कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पे आवेश लाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आवेश लाया जा सकता है। तो इसका मतलब एक चीज हो गई कि आवेश ना बिना पदार्थ के तो संभव है नहीं, बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। ये भी एक गुणधर्म आवेश का, आवेश बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं होता। अर्थात आवेश द्रव्यमान पे निर्भर करता है, द्रव्यमान होगा तो ही हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या देखा जाए कि सर आवेश गति कर रहा है तो द्रव्यमान भी तो गति कर रहा है, क्योंकि आवेश है किस पे? द्रव्यमान पे, पदार्थ पे। तो क्या देखा जाएगा? सर आवेश तो नियत रहेगा लेकिन द्रव्यमान बदलेगा। अब किस तरह से बदलेगा? वो आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत से देखेंगे। उनका आपेक्षिकता का सिद्धांत था, आइंस्टीन ने एक आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत से हम देखते हैं कि सर जो द्रव्यमान है किसी वस्तु का वो उसके वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है। चलो मैं यहीं पे आपको लिख लेता हूँ आइंस्टीन का
आपेक्षिकता का सिद्धांत देखो, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत। कहीं पे इसको सापेक्षता लिख देते हैं, कहीं पे इसको आपेक्षिकता का सिद्धांत लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज है, आपेक्ष सापेक्ष है ना, आपेक्षिकता का सिद्धांत। का सिद्धांत इन्होंने 3 चीजों पे दिया था, द्रव्यमान पे दिया था, समय पे दिया था और लंबाई पे दिया था। हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। मान लो ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान अभी m नोट है, m नोट हो गया विराम द्रव्यमान, अभी यह वस्तु विराम अवस्था में है, इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया विराम द्रव्यमान। अब मैंने कहा कि ये वस्तु है ना गतिशील अवस्था में है, अभी जो इसका वेग है ना वो कितना है, 0 है, लेकिन मैंने कह दिया कंडीशन 2, ये पहली कंडीशन आ गई, ये अपनी दूसरी वाली कंडीशन आ गई। इसमें मैंने कहा कि ये आपका द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान अब m नोट ना होकर m हो गया, क्योंकि ये v वेग से गति करने लग गया। तो आइंस्टीन ने कहा कि अब जो द्रव्यमान है ना उसका मान पहले जब स्थिर अवस्था में तो कितना था, और अंडर लगाना है 1 माइनस उस पिंड का वेग लेना है और डिवाइडेड बाय प्रकाश की चाल लेनी है, इस प्रकार से बदलेगा। अगर उस द्रव्यमान का वेग बढ़ेगा, यहां जो v है ये तो है बच्चों क्या, द्रव्यमान का वेग, जो भी आपका पदार्थ है उसका वेग है, और यहाँ पे जो c है यह है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो अब आप खुद देखो v का मान बढ़ेगा, तो v का मान बढ़ाते 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 मैं कितना ले गया, प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया। मान लो ये मार्कर, इसको मैंने प्रकाश के वेग से फेंक दिया, तो देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना होगा। अब इसका द्रव्यमान जो भी है 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी है सर, c² देखो वेग का मान मैंने प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया, c² कितना हो गया, 1 माइनस से कितना हो गया, 0, और किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है। इसका मतलब आइंस्टीन ने यही कहा कि अगर कोई भी पदार्थ उसका वेग लगातार बढ़ाते जाओ, इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, और जब यह प्रकाश के वेग से गति करने लग जाएगा तो इसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था उनका, जबकि इस पे उपस्थित आवेश का मान वो ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आवेश की निश्चलता में से 2 कॉन्सेप्ट बताया आपने, कि वस्तु पर उपस्थित आवेश तो नियत रहेगा, उसका परिमाण नहीं बदलेगा, लेकिन उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। तो 2 कॉन्सेप्ट सर, जो वेग पे निर्भर जो कौन कौन करता है, वेग पे निर्भर तो कर रहा है द्रव्यमान, आवेश नहीं करता। तो लास्ट में हम नोट में क्या ले सकते हैं कि आवेश का परिमाण तो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उस पदार्थ का द्रव्यमान वेग पर निर्भर ही करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में नोट में क्या चीज आ गई, नोट में एक चीज आ गई, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान जो है उस पदार्थ का जिस पर आवेश है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? और किस प्रकार से करता है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से करता हूँ, हमें याद रखना। और एम नोट यहाँ पे क्या है, विराम द्रव्यमान, जब वस्तु विराम अवस्था में थी तब तो उसका द्रव्यमान कितना था। क्लियर यहाँ तक? चलो हम अन्य जो गुणधर्म उसकी बात कर लेते हैं। आवेश के जो अन्य गुणधर्म है, देखो बच्चों अन्य गुणधर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे गुणधर्म जो अपने को याद रखने। पहला गुणधर्म तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है सर, ये भी एक गुणधर्म ही है, आवेश एक अदिश राशि है।
वो तो मोटे मोटे गुणधर्म थे, वो तो याद करने ही करने हैं, ये छोटे गुणधर्म है। दूसरा, आवेशों के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये भी एक टाइप से देखा जाए तो आवेशों का गुणधर्म ही है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है बच्चों बताओ। देखिए सर, एक तो होता है धनावेश और एक होता है सर ऋणावेश। बिल्कुल, एक तो होता है धनावेश और दूसरा आवेश होता है ऋणावेश। चलो ठीक है सर, आपने दो चीज बता दी। तीसरी जो गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म वो क्या है, समान प्रकृति के जो आवेश है, समान प्रकृति का मतलब धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का मतलब अलग अलग नेचर के, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अपना एक छोटा तीसरा गुणधर्म हो गया। समान प्रकृति और विपरीत प्रकृति याद रख लेना क्या होता है। समान प्रकृति का मतलब हो गया एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों की प्रकृति एक जैसी है। धनावेश धनावेश एक दूसरे प्रति करेंगे, ऋणावेश ऋणावेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। धनावेश ऋणावेश आकर्षित करेगा। ठीक है सर, तीसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ले चौथे नंबर पे। चलो सर, आप चौथे नंबर पे बता दो। चौथी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम। चौथी प्रॉपर्टी है स्थिर आवेश। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, बच्चों ध्यान रखना, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक आवेश Q है और इसका वेग 0 है, तो यह केवल क्या उत्पन्न करेगा, E विद्युत क्षेत्र। अभी आगे लिखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करेंगे, E से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान रखना, केवल ये E विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वह केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। चलो ठीक है सर। पांचवें गुणधर्म की बात करें हम तो एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिशील जो आवेश है, एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। बच्चों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। आवेश है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र तो होगा, विद्युत क्षेत्र तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन गति होने की वजह से ना एक क्षेत्र और उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो बच्चों ध्यान रखना केवल आपका विद्युत क्षेत्र में होगा। अगर आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर एक समान वेग से गति नहीं करे तो उसको हम त्वरित गति कहते हैं। वेग में लगातार परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण उत्पन्न होना ना। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। तो पॉइंट नंबर 6 में ये लिख रहा हूं यहां पर, अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, त्वरित आवेश जो है, ध्यान रखना, त्वरित का मतलब समझ गया होगा, वेग लगातार चेंज हो रहा है। त्वरित आवेश क्या काम करेगा सर, है तो गतिशील अवस्था में ना, त्वरित हुआ तो क्या हुआ,
तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आएंगे। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र, त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र, कोमा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, अब एक चीज और आने वाले बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिनको हम तरंगे ही बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण या ब्रैकेट में आप तरंगे लिख लो, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। इसका मतलब सर विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्सर्जित होती है, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, उत्सर्जित के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, करता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है। तो बच्चों एक चीज बताओ, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश के कारण। जब आवेश दोलन गति करता है, त्वरित गति करता है, तो उस आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये अपने लिए। सर अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय दोनों उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है आपके, अगर आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है। लेकिन आवेश अगर त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक चीज और उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है सर। पॉइंट नंबर 7 और हम काम में लेते हैं एक बार। एक गुणधर्म और है जिसको हम काम में ले लेते हैं, वो है यहाँ पे सर, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या कोई वस्तु आवेश ग्रहण करती है तो क्या उसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल बच्चों, 100% द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे ये एक वस्तु है, सबसे पहले हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। वो ना के बराबर होगा लेकिन होगा जरूर, में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सर एक वस्तु मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के बराबर बढ़ गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर बढ़ जाएगा। तो वो जो द्रव्यमान में परिवर्तन है डेल्टा m, उसको कैसे निकाले बच्चों? देखिए बताओ, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा? सर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसके द्रव्यमान के बराबर तो आएगा। मैंने कहा कि द्रव्यमान में परिवर्तन निकालने के लिए आप बोल दोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उस वस्तु ने? सर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ठीक है सर। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? me, तो मैं लिख देता हूँ me। समझ में आ गया होगा कितना द्रव्यमान बढ़ेगा और कितना द्रव्यमान घटेगा। यहाँ प्लस माइनस साइन हम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? जो वस्तु सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वो तो हो जाएगी आपकी, उसका द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो प्लस माइनस का मतलब समझ गए होंगे, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। चलो सर ठीक है सर। me हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना बच्चों 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा। अब बात आती है कि n कैसे निकालें। आपको अगर मान लो बोल दे कि एक वस्तु इतना धनावेशित हो गई तो बताओ उस पर कितना आवेश बढ़ा, घटा। एक वस्तु इतना ऋणावेशित हो गई तो बताओ उसका द्रव्यमान कितना बढ़ा। जो वस्तु धनावेशित होएगी उसमें द्रव्यमान में कमी आएगी
और जो वस्तु ऋणावेशित होगी उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब n कैसे निकालें, तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था सर Q बराबर होता है क्या, n इंटू ई। तो n का मान हम निकाल सकते हैं, आवेश दिया है डिवाइडेड बाई ई का भाग दे दो आप। तो सर यहाँ पे आ गया अपने पास में Q डिवाइडेड बाई ई इंटू क्या आ गया, एम ई प्लस माइनस ये लो डेल्टा एम। तो सर डेल्टा एम बराबर आ गया Q बटे ई इंटू एम ई। एम ई यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो रख लेना, आवेश दिया और एक ई का मान अपने को पता ही है। यहाँ पे ई का मान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने एम ई लिखा ना यहाँ पे, कहीं एम को तुम ई से गुणा मत कर देना। यहाँ एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अकेला एक पद है ये, इसको दो पद मत समझ लेना, ये एक ही पद है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आवेश से संबंधित कुछ गुणधर्म थे जो मैंने डीपली पूरे सारे अच्छे से आपको समझा दिए हैं। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेशन की विधियां, कि किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, क्या क्या विधियां हैं आवेशन की। तो उससे पहले जो भी मैंने ये टॉपिक करवाए हैं इनको अच्छा सा डीपली से ढंग से आपको बार बार रिवाइज करना है। ऐसा कुछ नहीं इन टॉपिक्स में कि सर आपने पता नहीं किस तरह समझाया है, मैंने जितना इजी वे हो सके उतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देते हो, हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। सर स्थिर वैद्युति क्या है, आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है ना, आवेश के लिए क्या उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। फिजिक्स को बेसिक्स से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।